हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके चैनल कॉन्सेप्ट विथ एसके वर्मा में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सिमुलतला एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 का जो हिंदी पेपर का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच गया था उसको जो है आज आप लोगों को बताने आए हैं। तो इससे पहले जो है आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यदि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या नोट्स यदि आप चाहते हैं जिससे एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े। उसमें जो है आपको सभी तरह का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स जो है दिया जाता है, आप वहां से ज़रूर जुड़े। तो जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन हो जाएं। और उसका जो लिंक है यानी कि जो टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं कॉन्सेप्ट विथ एसके वर्मा और वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसमें अभी डाला हुआ है बहुत सारा पीडीएफ, तो वहाँ से आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं हिंदी पेपर का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा युग में ठीक है, कौन सा युग में ठीक है। कवि, नेता, राजा, गवैया, अपना, तुम्हारा, नायक, नायिका। तो यहाँ पे आपको सही आंसर जो है चूज करना है कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कवि और नेता ये तो काफ़ी जो है एकदम अलग है ना। उसके बाद जो है राजा और गवैया और अपना और तुम्हारा और नायक और नायिका। तो नायक और नायिका जो है यहाँ पे एकदम सही आंसर हो जाता है। ठीक है, कि नायक का जो है जो स्त्रीलिंग रूप होता है वह क्या होगा आपका नायिका। इसलिए इसका सही जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो कहता है कौन सा बहुवचन रूप वाक्य में प्रस्तुत हो सकता है। कहता है अगर किसी वाक्य में अगर हम इसको प्रयोग करना चाहें तो कौन सा इसमें से जो बहुवचन एक ऐसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो उसमें जो है प्रयुक्त हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चाचा, चाचे, चचाओं, चचाओं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चचाओं लिखा हुआ है, चचाओं, ये आपका जो है एकदम सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम चाचाओं के लिए जो है प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे उसके चाचाओं के नाम ये हैं, इस रूप में जो हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए आपका सही आंसर जो होगा चाचाओं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि रेखांकित शब्दों के कारक बताइए। तो देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चोर सिपाही से डरता है और सिपाही के साथ अंडरलाइन किया हुआ है। तो जान जाइए एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आप समझ जाइए कि जहाँ भी यदि जुदाई के अर्थ में हो, जुदाई के अर्थ में अगर से का अर्थ या, तो इसके लिए जो है वह अपादान कारक का यूज होता है। फिर डरने के भी अर्थ में अगर देखा जाए, डरने के अर्थ में, ठीक है, तो डरने के अर्थ में भी आपका अपादान कारक का यूज किया जाता है डरने के अर्थ में। जैसे अगर जैसे पेड़ से पत्ती गिरता है, तो पेड़ से पत्ती गिरता है तो उस वहाँ से जुदा हो रहा है, तो जुदाई के अर्थ में अगर से का प्रयोग किया रहे तो उसको अपादान कहते हैं। अगर डरने के अर्थ में कि मोहन सांप से डरता है, ठीक है, तो डरने के अर्थ में भी अपादान कारक का यूज करते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा की जुदा हो रहा है, इसीलिए जुदाई के अर्थ में सबके सब आपका अपादान कारक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए जो प्रयोग के अनुसार जो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो आपका 6 भेद होते हैं। जैसे 6 भेद में जो है आप लोग जानते होंगे 6 भेद कौन कौन से होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इस प्रकार से सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखें कि जिसको उसको जैसे युग में किस सर्वनाम के है। तो जिसको उसको जैसे युग में जो है यह आपको मिलेगा ये संबंधवाचक सर्वनाम में मिलेगा। जैसे ऐसा रहेगा कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, जो बोएगा वो पाएगा, मतलब इस तरह से जो पढ़ता है वही पास करता है।
इस प्रकार से जो भी आपको सेंटेंस मिले तो उसमें जो जैसा ये सब का जो है यूज मिलेगा तो वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट देखें तो कहता है निम्नलिखित में कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो देखिए तो निजवाचक में अपनापन का बोध होता है, स्वयं का बोध होता है। तो खुद, स्वयं, आप, इन सभी से जो है यह अपना निजता का बोध हो रहा है। निजता का मतलब, निज मतलब जानते होंगे कि निजी चीज़ है, निजी चीज़ मतलब प्राइवेट चीज़ है, ठीक है। तो निजता मतलब अपनापन का बोध हो, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कहता है यहाँ पे क्वेश्चन कि कौन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं तो ये निजवाचक नहीं है, क्योंकि मैं से जो है यह स्वयं का बोध तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये उत्तम पुरुष होगा। जैसे अपनापन का यहाँ पे अर्थ नहीं हो, जैसे मैं जो है डायरेक्ट हम कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, इसीलिए आपका ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बाकी लेकिन जितने भी सब देख रहे हैं सब आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। तो कहता है कौन नहीं है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, मैं जो है आपको निजवाचक सर्वनाम नहीं है, बल्कि ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखें समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ जो होता है संक्षिप्तीकरण, या उसी को हम लोग संक्षेप भी कहते हैं, संक्षेप। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अवयवी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद, उत्तर पद, तीसरा पद कि दोनों पद। तो देखिए पूर्व पद जो प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, और जिसका तीसरा पद तो इसमें होता ही नहीं है तो इसको तो देखना ही नहीं है, और जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। प्रायः जितने भी अव्ययी भाव समास होते हैं उसका जो फर्स्ट पद होता है, यानी पहला पद जो होता है, पूर्व पद जो होता है, वह कोई न कोई अवयव होता है, ठीक है। तो ये आप अव्ययी भाव से संबंधित बातों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कृष्ण सर्प का समास विग्रह करे। तो कृष्ण सर्प, तक कृष्ण सर्प यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला, सर्प का मतलब होता है सांप, अर्थात काला है जो सांप, काला है जो सांप, तो काला है जो सांप उसको हम बोलते हैं कृष्ण सर्प, ठीक है। और ये आपका कर्मधारय समास होगा, तो ये सही आंसर बी हो जाएगा। और ये कौन सा समास होगा अगर पूछा जाएगा तो आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक है। तो कर्मधारय समास और इसका विग्रह करेंगे तो काला है जो सांप ये होगा। उसके बाद अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य जो बेसिकली जो होता है 8 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 8 तरह के होते हैं। जैसे हम देखें विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, बहुत मानी होता है, ठीक है। यानी बहुत मानी नहीं कह सकते हैं, उसको 8 को कह सकते हैं। इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल टोटल 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन भविष्यत काल का वाक्य है। तो भविष्यत काल मतलब बीता हुआ समय का बोध होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कहता है कि मैंने रोटी खाई है, तब मतलब मैंने रोटी खाई है, ये जो बोध हो रहा है तो ये बीते हुए समय का बीते हुए समय का बोध इसमें नहीं होगा भविष्यत काल में। भविष्यत काल का मतलब होता है कि आने वाला समय का बोध हो, आने वाला समय का बोध हो। और जो आपका भूतकाल होता है, भूतकाल में बीते समय का बोध होता है। क्या होता है, बीते समय का बोध, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, बीते समय का बोध होगा तो उसको भूतकाल कहेंगे, आने वाला समय का बोध होगा तो उसको भविष्यत काल कहेंगे। और भविष्यत काल में सामान्यतः गा, गे, गी, ये जो आपको लास्ट में रहेगा किसी सेंटेंस किसी वाक्य के अंत में ऐसा जरूर लगा रहेगा। और जो आपका भूतकाल होगा उससे उसको में क्या रहेगा, था, थी, थे, या बीते हुए समय का बोध हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ भविष्यत काल कह रहा है तो गागेगी अवश्य लगा होगा। तो गागेगी का एगो इसमें है कि राम खाता होगा,
मैं पढ़ूंगा। तो राम खाता होगा मतलब कि अभी जो बीते हुए समय का बोध करा रहा है, राम खा रहा होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है मैं पढ़ूंगा मतलब आने वाले समय के बारे में ये बता रहा है कि मैं पढ़ूंगा। इसीलिए आपका जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी, कि मैं पढ़ूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और ये अपना सामान्य अर्थ छोड़कर, समान अर्थ छोड़कर ये विशेष अर्थ बतलाएगा। ठीक है, समान अर्थ छोड़कर क्या बतलाएगा? विशेष अर्थ देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पंचवटी, यथासंभव, लंबोदर, नीलकमल। तो यहाँ पे तो लंबोदर जो है एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है कि जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो। उदर का मतलब होता है पेट, यानी जिसका पेट लंबा हो उसे क्या बोलते हैं? लंबोदर। लेकिन ये जो इसका अर्थ हुआ उस अपना अर्थ को छोड़ देगा और छोड़कर एक विशेष अर्थ बतलाएगा कि लंबा पेट किसका होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा गणेश का। ठीक है, यानी कि गणेश का पेट लंबा होता है। तो देखिए, तो इसका जो सामान्य अर्थ था कि जिसका उदर लंबा हो, ये अर्थ को छोड़कर और ये अर्थ किसको बतला रहा है? एक विशेष प्रकार का अर्थ दे रहा है गणेश को। इसीलिए आपका लंबोदर बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है कि ससुराल में प्रत्यय बतावे। तो ससुराल में प्रत्यय, तो जब भी प्रत्यय बताना हो तो उसको इस रूप में तोड़ते हैं कि दोनों का एक अर्थ होना चाहिए। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ससुर प्लस आल, ससुर प्लस आल। ठीक है, इस तरह से तोड़ेंगे तो देखिए, तो ससुर का भी अर्थ होता है और ये आल जो बच गया ये आपका प्रत्यय होता है। क्योंकि प्रत्यय जो है यह वह शब्दांश होता है, माने शब्द का वह अंश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और ये प्रत्यय जो है आप जान लें कि प्रत्यय दो तरह के होगा, एक तो आपका कृत प्रत्यय होता है और एक आपका तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय यह आपका धातु एवं क्रिया से बनता है, धातु एवं क्रिया से बनता है। लेकिन ये जो तद्धित प्रत्यय है कोई भी चीज़ से बन सकता है, चाहे तो आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव शब्दों से बन सकता है। लेकिन यहाँ पे आंसर आप याद रखेंगे कि ससुराल में आपका जो प्रत्यय का यूज हुआ है कौन सा हुआ है? आल प्रत्यय का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, कहता है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे कह रहा है कि ए में हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, फिर इसमें और है कि हम अवश्य ही जाएंगे। यह कविता अनेक भाव प्रकट करते हैं और मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। तो गाने की कसरत नहीं किया जाता है बल्कि अभ्यास किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपको है क्या है कि हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, यह आपका शुद्ध वाक्य है। अगर इसको देखें कि हम अवश्य ही जाएंगे, इसमें ही नहीं होना चाहिए, बस केवल ऐसा होना चाहिए था इसमें कि हम अवश्य जाएंगे। ठीक है, अवश्य ही जाएंगे मतलब एकदम जरूरी का बोध कर रहा है और अवश्य का मतलब ही जरूरी होता है ना। तो दोनों जो है एक ही चीज़ का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें ही या अवश्य को हटा देना चाहिए था। ठीक है, अब यानी कि ज़्यादा ही हटा देंगे तो सेंटेंस जो है बढ़िया बन जाएगा। उसके बाद जो तीसरे वाक्य है उसमें क्रिया होगी, जैसे यह कविता अनेक भाव प्रकट करते हैं, ऐसा यहाँ पे सेंटेंस मिल रहा है। ठीक है, जबकि इसमें हम चौथा वाक्य में देख रहे हैं कि मैं गाने की कसरत करता हूँ, तो यहाँ पे कसरत नहीं किया जाता है बल्कि अभ्यास किया जाता है। क्या किया जाता है? अभ्यास, क्योंकि गाना गा रहे हैं तो थोड़ी ना कोई कसरत होगा, वो तो अभ्यास होता है। ठीक है, तो यही आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट देखते हैं 105 नंबर कि शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है उच्छ्वास, और उच्छ्वास जो है कुछ ऐसा लिखाता है उ और छ हलंत और वास, ऐसे
ये जहाँ भी आपको लिखल रहेगा वो सही होगा, ठीक है। उच्छ्वास, तो यहाँ पे देखिए तो कहाँ पे सही आंसर है, हाँ बी में। इसका जो सही आंसर है बी, उच्छ्वास, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आपका है कि हस्ताक्षर में कौन सा वचन है। तो हस्ताक्षर यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो यहाँ पे हस्ताक्षर बहुवचन होते हैं, है ना। और उनके जैसे कि हम किसी सेंटेंस में बोलते हैं कि जैसे उनके जो है हस्ताक्षर कर दिए, तो कर दिए बोलते हैं, इसीलिए आप इसे क्या मानेंगे, बहुवचन मानेंगे। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, बहुवचन, करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, धातु का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा हमेशा किस वचन में होती है। तो जितने भी धातु का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा है वह सदैव हमेशा एक वचन में होती है, इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक वचन, ठीक है। जैसे सोना महंगा हो गया है, तो महंगा हो गया है ऐसा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक वचन के रूप में प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं कि जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कह रहे हैं, हम मान लेते हैं कोई भी सेंटेंस को अगर लेते हैं कि राजा गरीबों को वस्त्र देता है, तो गरीबों को वस्त्र देता है, गरीब के लिए कार्य हो रहा है, इसलिए गरीब के साथ जो को लगा हुआ है वो आपका संप्रदान कारक होगा। यानी संप्रदान कारक में देने के अर्थ में आपका ये इसका प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चय मतलब अनिश्चितता का बोध होगा, जैसे कोई, किसी, कुछ, हर, ये सभी जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए तो जो कुछ आया है यह वस्तु बोधक है, यानी वस्तु को बोध कराने वाला है, लेकिन यह अनिश्चय वस्तु का बोध करा रहा है, इसीलिए अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम आपका होगा वह कुछ होगा। क्या होगा, कुछ, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट अगर है कि बात करें 10 नंबर क्वेश्चन, बता अंधकूप किस समास का उदाहरण है। तो अंधकूप का मतलब होता है कि अंध है जो कूप, इसका मतलब क्या होता है, अंधे है जो कूप, अंध है जो कूप। तो यहाँ पे अंध है जो कूप, उसको अंधकूप कहते हैं। और इस प्रकार से विशेषण विशेष का बोध कराने वाले ये शब्दों को, है ना, ये शब्दांशों को क्या बोलते हैं, यहाँ पे अंधकूप कहते हैं। और ये आपका कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास, कर्मधारय समास, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है अंधकूप, इसका जो समास होगा अंध है जो कूप। नेक्स्ट कहता है, बाघ किसके घर के बाहर खूंटे में बंधा था, खूंटे से बंधा था। तो भोला के घर के बाहर बाघ जो है खूंटे में बंधा था। तो ये आपका कोम्पल जो बुक है, उस कोम्पल बुक से ये क्वेश्चन आपको लिया गया है। तो वहाँ से आप पढ़े होंगे तो आपको खुद इस क्वेश्चन के बारे में जो है पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मधुबनी चित्रकला कितने प्रकार की होती है। तो मधुबनी चित्रकला जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक होता है भित्ति चित्र, एक क्या होता है, भित्ति चित्र, और एक जो होता है अरिपन, क्या बोलते हैं, अरिपन होता है ना, जिसको अल्पना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पना, ठीक है। तो ये 2 चीज़ जो आप याद रखेंगे, एक भित्ति चित्र और एक अरिपन या अल्पना कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि मिथिला चित्रकला को पहली बार दुनिया के सामने जो है कौन लाया था। तो दुनिया के सामने सबसे पहले लाने वाला व्यक्ति को जो श्रेय दिया गया था वह संतोष कुमार दास थे, ठीक है। यानी कि सही आंसर आपका कुछ हो जाएगा, सी, संतोष कुमार दास। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ईद किस धर्म का पर्व है। तो ईद आप सभी लोग जानते हैं कि यह मुसलमानों का जो है यह आपका ईद पर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट और हिंदू का जो है क्या है, पवित्र पर्व, जैसे कि हम लोग देखते हैं छठ देखते हैं, है ना, फिर दशहरा होता है, दशहरा, दीपावली होता है, ये सब आपका क्या है, ये हिंदुओं का
प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन कहता है असलम की माँ ने रात दिन एक एक करके कितने रुपये इकट्ठे किए थे। तो असलम की जो माँ थी वह रात दिन करके वो कितने रुपया इकट्ठा की थी। तो ये जो है आपको किताब का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता होगा। इसका जो सही आंसर होगा 300। ठीक है, यानी 300 रुपये जो है इकट्ठा की थी। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असलम ने किसे ढाढ़स बंधाया था। सोहन कि मोहन। मतलब ढाढ़स का मतलब क्या होता है, दिलासा देना। किसको जो है दिलासा दिया था। तो दिलासा देने वाला यहाँ पे जो सही आंसर होगा, ठीक है, कि असलम जो है किसको दिलासा दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर इन चारों में से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सोहन हो जाएगा। ठीक है, सोहन को उन्होंने क्या किया था, ये ढाढ़स बंधाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी रचना है। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। तो ये जो आपका है तुलसीदास के द्वारा की, कबीरदास की, सूरदास की, रैदास। ठीक है, तो ये जो है आप पढ़े होंगे कि ये जो है किसका है। तो यह पंक्ति आपको तुलसीदास के जो आपके कॉम्पल बुक है उसमें दिया हुआ है। तो आप जान सकते हैं कि जो लिखा हुआ है तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, यानी कि तुलसीदास। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हुमायूं को किसने हराया। तो हुमायूं को जो है जो हराया था सूरी वंश के एक शासक शेरशाह सूरी, और ये शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। और बाद में शेरशाह सूरी के द्वारा ही रुपया का प्रचलन किया गया। रुपया का प्रचलन किया गया और शेरशाह सूरी ने ही पटना का संस्थापक माना जाता है। पटना के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो कहेगा पटना की स्थापना कौन किया, तो ये शेरशाह सूरी ने ही किया। ठीक है, और ये सूरी वंश का था। इसका बचपन का नाम भी पूछता है, तो बचपन का नाम इसका फरीद खां है। क्या है, फरीद खां। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891, यानी कि जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 14 अप्रैल 1891। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन यहाँ पे छूटा हुआ है, प्रकाशन होगा। ठीक है, प्रकाशन कब किया गया था। तो बहिष्कृत भारत नामक पत्र का प्रकाशन 1925 में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो है आपका क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। 120 क्वेश्चन तक ही आपका हिंदी का क्वेश्चन था। इस प्रकार आपका टोटल समाप्त हो गया। और आगे आपका इंग्लिश का है, जो कि आपको वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है। जो भी आपको देखना है 2017, 2018 ये सारा क्वेश्चन जो है आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग की कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे, उसका जो है जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।